Assalamualaikum everyone. I hope so you all will be doing well. My name is Kaina Tallat and today we will discuss on the topic S block elements. बेसिकली जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें से सब समराइज़ करके जो है इस लेक्चर में दे दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ भी मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस लेक्चर को सुन लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको शेयर किए गए हैं आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमें पता है वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एस सबशेल पे ख़त्म होती है, ठीक है। और इसमें आते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स और हीलियम भी आता है। लेकिन हम हाइड्रोजन और हीलियम को अल्कली मेटल्स को डिस्कस करते हुए हम हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करते और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम हीलियम को कंसीडर नहीं करते। हीलियम को हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने सिर्फ एक फैक्टर नहीं देखना, हमने सारे जो हैं फैक्टर्स जो उनमें सिमिलर हैं उनको उनके अकॉर्डिंग उनको जो है स्टडी करना होता है। तो हीलियम में बस ये है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस पे ख़त्म हो रही है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। उसे केमिकल रिएक्शन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, उसे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, स्टेबल है यू कैन से। लेकिन जब हम बाकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि ग्रुप 1 और 2A के एलिमेंट्स, तो उनकी बात करें तो वो जो है मेटल्स हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ख़ुद को स्टेबल करते हैं, मतलब उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट नहीं है। तो दैट्स वाई जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी हीलियम के कंपैरिजन में बहुत लो होती है। दैट्स वाई जो है ये सारे फैक्टर्स को हम इन सब फैक्टर्स को देखते हुए जो है फिर हीलियम को स्टडी नहीं करते। और हीलियम और हाइड्रोजन गैसेज हैं बाकी जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स में। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स वो हमारे पास मेटल्स हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो दैट्स वाई डिफरेंट फैक्टर्स को देख के हमने स्टडी करना है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप 1 और 2 अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 1 को कहते हैं अल्कली और 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब 1 को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली जो है बेसिकली ये अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है एशिस। इसका मतलब है कि अगर ग्रुप 1 एक एलिमेंट्स हैं, हम जो हैं बर्न करते हैं प्लांट्स को, लाइक उनकी जो एशेज़ थी उनमें जो राख में देखा गया कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो थे वो पाए जाते थे, ठीक है, लाइक सोडियम, पोटाशियम। तो इसके अकॉर्डिंग फिर उसको नेम दे दिया गया कि ये एशेज़ में है, तो एशेज़ जो है उसको अल्कली कहते थे अरेबिक में, तो दैट्स वाई इनको नेम दे दिया गया अल्कली मेटल्स। इसके अलावा अगर हम देखें अल्कली जो है बेस है, वो वाली बेस जो पानी में सोल्यूबल हो, तो ये अल्कलीज भी बनाते हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों। तो दैट्स वाई इनका जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये इनको इसलिए भी कहा जाता है। और ये मेटल्स होते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। सेकंड जो होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनको इसलिए कहते हैं अल्कलाइन, तो मैंने बता दिया बेस जो है फॉर्मिंग जो है क्वालिटी एबिलिटी की वजह से। और अर्थ मेटल्स ये अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, दैट्स वाई इनको नेम दिया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो जब हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनका साइज़ जो है वो छोटा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ बड़ा है। तो छोटे साइज़ में अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियस है, पास ही हमारे पास शेल है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने के लिए। हमें जो है जो एनर्जी लगाना पड़ेगी वो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगी, ठीक है, जितनी एनर्जी चाहिए। बट अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखें तो पीरियड में साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है ना पीरियड में साइज़। तो इसमें अगर हम देखें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है इनका साइज़ अल्कली मेटल से भी कम होगा, ठीक है। कम होगा तो फिर इंट्रैक्शन और ज़्यादा होगी, मीन्स और ज़्यादा एनर्जी लगाने पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी अल्कली मेटल्स की निस्बत। ये हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर साइजेस। अल्कलाइन मेटल्स जो हैं वो उनका साइज़ जो है कम है।
नेक्स्ट हम अगर इनकी अक्रेंस की बात करें तो सोडियम एंड पोटाशियम जो है अल्कली मेटल 2.4% अर्थ क्रस्ट जो है इन पे कंपोज है। इसके अलावा एल्यूमिनो सिलिकेट्स जो कि इनसोल्यूबल हैं ये भी पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में अल्कली मेटल्स। इसके अलावा लिथियम जो है उसका सोर्स होता है स्पोडियमीन मिनरल, मोस्टली जो है लिथियम का ये सोर्स है, इसकी फॉर्म में भी जो पाया जाता है। इसके अलावा हैलाइट रॉक साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड इसकी फॉर्म में भी पाया जाता है अल्कली मेटल्स। इसके अलावा चाइल्ड साल्ट, नेट्रॉन, सिल्वाइट है, पोटाशियम क्लोराइड, ये अपने इनके फार्मूलाज भी है, ये आपने याद रखने इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेयर किए गए हैं आपके साथ। और इनकी फॉर्म में अल्कली मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। पिक्यूलर बिहेवियर मतलब जो बाकियों से डिफरेंट हो, तो हर जो है ग्रुप उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट ही बिहेवियर शो करता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो फर्स्ट होता है उसका साइज सबसे स्मॉल होता है, स्मॉल साइज है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उतने से साइज़ के अकॉर्डिंग अगर उसमें जो चार्ज है वो देखा जाए तो चार्ज डेंसिटी हाई होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है। ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए क्योंकि साइज़ छोटा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा है। इसके अलावा लेस मेटालिक होता है। मेटालिक क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ये मेटालिक करेक्टर है। तो जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेटालिक करेक्टर भी लेस होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक जो है फर्स्ट एलिमेंट उसको बाकी ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंस जो है वो डिफरेंट बिहेवियर जो है वो लेने पे मजबूर करते हैं, यू कैन से दैट। नेक्स्ट हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट है कि लेस आयोनिक है, मोर कोवेलेंट है। लेस आयोनिक करेक्टर लेस ही होगा जी, जाहिर बात है जब लूज गेन ही नहीं होना, लूज ही नहीं करना उसने, तो आयोनिक करेक्टर लेस हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर मोर हो जाएगा और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम होगी। इसके अलावा है कि लिथियम साल्ट्स ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि ये जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड हाई चार्ज डेंसिटी के जो हैं साल्ट्स, ये भी है कि वाटर आयोनिक है, पोलर है इन नेचर में, तो यहाँ पे जो है लिथियम जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, तो दैट्स वाई ये वाटर में इतना अच्छा सोल्यूबल नहीं होते इसके साल्ट्स। फॉर्म स्टेबल कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वैसे अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है, वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते, बट जो लिथियम है ये कम्प्लेक्स बनाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है जो उसे बाकी मेटल से डिफ्रेंशिएट करती है। नेक्स्ट है रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर, तो वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होता और वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, दूसरे जो है फास्ट रिएक्शन कर लेते हैं। साल्ट्स ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइन आर लेस स्टेबल। ये जो पॉइंट है इसको आप समझने के लिए पहले ये जो मैं अब बताने लगी हूँ ये होल लेक्चर में चलता जाना है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारे पास आयन यानी केटाइन और एनाइन उनका साइज कंपैरेबल हो, ये छोटा सा ये केटाइन था, लेट्स सपोज पॉजिटिव, ये एनाइन था, कंपैरेबल हो, स्मॉल साइज है, तो उनमें चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उनकी जो अट्रैक्शन है उनमें वो भी ज़्यादा होगी, जो लैटिस एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी क्या है? ब्रेक करना, आयंस को जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, या फिर जो एनर्जी रिलीज़ होती है एक आयन को बनाने के लिए उसके एक कंपाउंड को बनाने के लिए उसके आयन से, ठीक है, दोनों को हम लैटिस एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं, दोनों जो है इसकी डेफिनेशंस हैं। तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी अगर छोटा है, पहला ये हमारी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि एक आयन है उसका साइज जो है स्मॉल हो, दूसरे का लार्ज हो, या इसका लार्ज हो इसका स्मॉल हो, मतलब कंपैरेबल साइज ना हो, तो उनमें जो होती है इंट्रैक्शन वो वाली नहीं होती जो हमने पहले केस में पढ़ी है, यानी स्मॉल साइज में, तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं और ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और इनकी लैटिस एनर्जी भी जो है वो कम होती है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें हमारे पास दोनों लार्ज साइज़ के आयंस आ जाते हैं, इनमें भी साइज़ कंपेरेबल है, बट फर्स्ट पॉसिबिलिटी की तरह इनमें भी इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिकम्पोज हो जाते हैं ये भी, ठीक है। और
ये हमारे पास थे 3। अब वो कह रहे हैं कि लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस जो होते हैं वो लेस स्टेबल, वही कि अगर हमारे पास जो है केटाइन, वो तो लिथियम ही रहना है ना, लिथियम ही रहना है, क्योंकि हम लिथियम को स्टडी करें, एनाइन हमारे पास चेंज होना है। अभी मैंने जो 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं वो किसकी बताई हैं, एनाइन और केटाइन के साइज़ की बताई हैं ना। अब यहाँ पे केटाइन का साइज़ इतना ही है, लिथियम सपोज इतना ही इसका साइज़ रहना है। अब एनाइन पे डिपेंड करता है कि वो इसके बड़े साइज़ का आए, इसके कंपेरेबल साइज़ का आए, इससे छोटे साइज़ का आए। तो अब वो कहते हैं कि अगर लार्ज साइज का आ जाएगा, जैसे मैंने आपको दूसरी पॉसिबिलिटी बताई थी, अगर एक लार्ज हो जाएगा, लिथियम तो इतना ही रहना है, लार्ज साइज का एनायन आ जाएगा तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, वो लेस स्टेबल होगा। तो ये यहाँ पे ये लाइन बताई गई है। नेक्स्ट है कि लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स जो हैं, नॉर्मल बनाता है, जैसे Li2O, Na2O2, K2O। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल ऑक्साइड है लिथियम का। अगर सोडियम का देखेंगे सारे जो है सब स्क्रिप्ट में आने थे। ये 2Na2O2 अगर हम देखें तो ये हमारे पास पर ऑक्साइड बनाता है और K2O सुपर ऑक्साइड बनाता है। इसमें भी अगर हम जो है ये देखें कि ऐसा क्यों है, तो हमारे पास जो लिथियम होता है, जो ऑक्साइड होता है, हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड का साइज जो है वो छोटा है, जो हमारे पास पर ऑक्साइड है उसका उससे बड़ा है, जो सुपर ऑक्साइड है उसका उससे बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें लिथियम का स्मॉल है तो वो स्मॉल साइज के साथ इस बेस्ट ऑक्साइड बना सकता है। सोडियम का साइज कंपैरेटिवली लिथियम के साइज से बड़ा है, तो ये पर ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम कंपैरेबल होगा, तो ये स्टेबल बन जाएगा कंपाउंड। नेक्स्ट अगर पोटाशियम की बात करें तो उसका साइज सोडियम से भी ज़्यादा है, तो सुपर ऑक्साइड का भी साइज ज़्यादा होता है, तो पोटाशियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ताकि केटाइन और एनाइन का साइज कंपैरेबल हो जाए। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये बनाते हैं। और नेक्स्ट जो इनमें बात है कि लिथियम ऑक्साइड, ऑक्साइड्स में जो होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, पर ऑक्साइड में जो होती है वो हमारे सुपर ऑक्साइड में जो हमारे पास होती है वो -1/2 होती है, और जो हमारे पास होती है पर ऑक्साइड में वो -1 होती है। अगर लिथियम हाइड्राइड जो है वो मोर स्टेबल है, ये भी ये है कि लिथियम का भी साइज़ जो है वो छोटा है, हाइड्राइड यहाँ पे एनाइन है उसका उसका भी साइज़ कंपेरेबल है, मोर कोवेलेंट है। हमने कह दिया कि जब है ही लेस मेटालिक, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन इजीली, हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, दैट्स वाई, तो आयनिक करेक्टर लेस है, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। जैसे अगर हम देखें कोई भी मेटल है साथ लिथियम है, तो इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। लिथियम हैलाइड जो है सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और एसिटाइलाइड फॉर्मेशन नहीं करता। एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट करके सोडियम जो है वो सोडियम एसिटाइलाइड बना देता है, बट लिथियम जो है नहीं बनाता। और रही बात इसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होने की, तो यही बात है कि इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। अब इसके अगर हम कुछ रिएक्शंस देखें तो लिथियम कार्बोनेट है, जो कि लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड साथ एलिमिनेट होती है। इसका अगर रिएक्शन हो, अगर लिथियम नाइट्रेट है तो ये बना देगा लिथियम ऑक्साइड साथ NO2 एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट, अगर है तो ये NaNO2 नाइट्राइट फॉर्मेशन होगी साथ ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगर है तो लिथियम ऑक्साइड और साथ वाटर, और लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम नाइट्राइट बना देगा। इसके अलावा याद रखना है कि लिथियम क्लोराइड की जो होती है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सो हीट ऑफ सोल्यूशन है, जबकि NaCl KCl यानी जो बाकी अल्कली मेटल हैं उनके जो क्लोराइड्स हैं उनकी एंडो हीट ऑफ सोल्यूशन है। अगर लिथियम कार्बन के साथ रिएक्ट करे तो लिथियम कार्बाइड फॉर्मेशन होती है। तो ये था पिक्यूलर बिहेवियर उसके कुछ रिएक्शंस लिथियम के। नेक्स्ट है बेरिलियम, इसमें भी वही है, स्मॉल साइज होता है, हार्ड होता है, जबकि दूसरे सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। बेरिलियम का स्मॉल साइज है ना, वैसे भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन दी ग्रुप जो है वो डिक्रीज करता है। वो अलग है कि जो हैलोजन्स हैं उनमें ये एक्सेप्शनल केस है, उनमें डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होता है। तो अगर बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो बेरिलियम ऑक्साइड बना देता है, ये इनसोल्यूबल कॉटिंग बन जाती है जो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। जैसे हमने आयरन के केस में पढ़ा था, उसमें आयरन ऑक्साइड बनता था, बट वो फर्दर जो था वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता था, कोटिंग जो होती थी इसकी, बट यहाँ पे इनसोल्यूबल कोटिंग बन जाती है जो ऑक्सीडेशन नहीं करती फर्दर। इसके अलावा बेरिलियम की अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो सोडियम बेरिलेट जो है फॉर्मेशन होती है, और साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो एलिमिनेट हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास जनरल बिहेवियर जो है अल्कली मेटल्स का, वो क्या है? सीजियम एक्सप्लोर्स इन एयर अदर फॉर्म ऑक्साइड्स। बात याद रखिए कि रिएक्टिविटी जो होती है वो डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है। देखिए ना, हमारे पास सबसे पहले लिथियम है, नीचे हम देखें फ्रांसियम है, तो लिथियम जो है उसका साइज़ जो है स्मॉल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना जो है उसकी साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस का जो है अट्रैक्शन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इतना इजी नहीं है जितना डाउन दी ग्रुप जाते जाएंगे तो इजी होता जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो यूज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए डाउन दी ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है तो सीजियम एक्सप्लोड कर जाता है, बाकी ऑक्साइड्स बनाते हैं। सीजियम जो है वो लास्ट आता है ना सीजियम, इसके बाद फ्रांसियम भी आता है, बट जो फ्रांसियम है वो रेडियो एक्टिव है, दैट्स वाई सीजियम की बात की गई है। नेक्स्ट है रैपिड रिएक्शन ऑफ ऑल विद वाटर। सारे जो है एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रैपिडली रिएक्ट करते हैं, फॉर्म हाइड्राइड्स बना देते हैं। रुबेडियम सीजियम जो है वॉयलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। यही वो बात है कि रिएक्टिविटी डाउन दी ग्रुप इंक्रीज होती है। पोटाशियम रुबिडियम सीजियम आइस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस। ये जनरल बिहेवियर था, आपने ये पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है जनरल बिहेवियर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या होता है? ये भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, BaO2 जैसे। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम है, अगर हम इसका एयर के साथ रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है, और साथ ये भी मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनती है। मोल्टन मेटल्स अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो मैग्नीशियम MgH2 फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अगर बेरियम का ही रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो इसमें भी BaO2 बन जाएगी। इसके अलावा ये सारे नाइट्राइड्स भी बनाते हैं, जैसे Mg3N2 है, यहाँ पे भी नाइट्राइड बन सकता है रिएक्शन करवा के। तो नेक्स्ट अगर ये Mg3N2 जैसे था, तो ये कैसे फॉर्मेशन इसकी होती है कि Mg की अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें तो Mg3N2 फॉर्मेशन हो जाती है, साथ वाटर निकलता है। वाटर के साथ दोबारा इसका रिएक्शन करवाएं, वाटर एलिमिनेट नहीं होता। यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ अमोनिया। इसके अलावा ये सल्फाइड्स भी बनाते हैं। तो ये इसका जनरल सा बिहेवियर था। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम देखें ऑक्साइड्स के केस में तो अल्कली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और सोल्यूशन बना देते हैं, जैसे अल्कलाइन सोल्यूशन। यही मैंने कहा था ना कि अल्कलीज बना लेंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन बना लेंगे, बेसिस बना लेंगे, दैट्स वाई इनको नेम दिया गया है। तो लिथियम ऑक्साइड जो है ये भी लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, सोडियम भी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करता है। द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर इज एसिड बेस्ड रिएक्शन, के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि अगर अल्कली मेटल ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो एसिड बेस्ड रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों नहीं है? यहाँ पे सॉरी O2 आना था पहले, तो यहाँ पे O2 नेगेटिव, यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, दैट्स वाई ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। बेसिक करैक्टर इंक्रीज डाउन दी ग्रुप, हमें पता है कि बेसिसिटी बढ़ती है। एंड अगर हम KO2 पोटाशियम जो है ऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, पोटाशियम कार्बोनेट और साथ ऑक्सीजन बनती है, दैट्स वाई इसको ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे कि अगर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करें, सपोज सिलेंडर है उसमें पोटाशियम ऑक्साइड है, जो भी अपरेटस हैं, हम इनहेल करें और एक्सहेल हमने क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो जो इन अपरेटस में पोटाशियम ऑक्साइड है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, दैट्स वाई ब्रीथिंग के लिए यूज़ होता है। सोलुबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बेरिलियम मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसोल्यूबल। यही है कि सोलुबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। अब मैंने आपको जो पहले 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी उनका बताया था ना कि ये नेक्स्ट भी यूज़ होनी है, यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि लाइक अगर हमारे पास कंपेरेबल साइज थे, मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या था, लेटिस एनर्जी ज़्यादा थी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, मतलब अगर हम उसको किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो ईजिली ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, तो उनकी सोलुबिलिटी कम होगी। लेकिन जबकि एक अगर साइज़ कम है और एक का साइज़ ज़्यादा है तो ये हाईली अनस्टेबल जो है प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी थी,
हाईली अनस्टेबल थी। तो दैट्स वाई इसको अगर हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और सोलबिलिटी इसकी होती है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि सोलबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ऑक्साइड है तो एनाइन तो ऑक्सीजन ही रहना है, केटाइन चेंज होना है ना। कोई भी लगा लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, कोई भी लगा लें, तो डाउन दी ग्रुप उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का साइज इतना ही है। तो पहले जो स्टार्ट वाले मेंबर्स होंगे उनका जो साइज होगा वो ऑक्सीजन के साथ केटाइन का साइज कंपेरेबल होगा, तो उसमें जो है सोलबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि उनमें फोर्सेस जो है ज़्यादा हैं, उनको तोड़ना ईजी ब्रेक करना नहीं है। बट जैसे ही हम डाउन दी ग्रुप मूव करते जाएंगे तो ऑक्सीजन का साइज तो उतना ही रहा है, बट केटाइन का साइज इंक्रीज होता जा रहा है और कंडीशन हाईली अनस्टेबल की तरफ मूव करती जा रही है। दैट्स वाई जब हम उसको ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उस कदर नहीं होती है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और सॉल्युबिलिटी यूं इंक्रीज हो जाती है। एम्फोटेरिक है, अगर हम देखें कि बेरिलियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो BeSO4 बना रहा है, बेस के साथ कर रहा है तो Na2BeO2, यानी यहाँ पे वो बेस बेरिलियम ऑक्साइड बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड के तौर पे, तो ये एम्फोटेरिक हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड्स के। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, बस लिथियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टलाइन नहीं होता। सोलबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये फिर वही बात आ गई, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। यहाँ पे हमारे पास केटाइन बेरिलियम है और एनाइन हाइड्रोक्साइड है, तो उसका साइज वैसे ही रहेगा। उस बेरिलियम जो केटाइन है उसका साइज जो है वो वेरी करेगा। तो सोलबिलिटी जैसे मैंने आपको पहले अभी समझाया वैसे इंक्रीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती जाएगी। अब बेरिलियम इनसोल्यूबल है और मैग्नीशियम पार्शियली सोल्यूबल है, और जैसे मूव करते जाएंगे वो कंप्लीटली सोल्यूबल होंगे। इंक्रीज सोल्युबिलिटी इज ड्यू टू लो लैटिस एनर्जी ड्यू टू हाई आयोनिक साइज, जो मैंने अभी चीज समझाई थी लास्ट स्लाइड में। सोल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि लो लैटिस एनर्जी की वजह से। यहाँ पे लैटिस एनर्जी कंपेरेबल साइज में छोटे साइज है तो लैटिस एनर्जी हाई है, जबकि साइज जो है इस तरह हो जाएंगे, यहाँ पे लैटिस एनर्जी भी लो हो जाएगी, उनको ब्रेक करना ईजी हो जाएगा और वो ईजिली सोल्यूबल हो जाएंगे। तो लो लैटिस एनर्जी और ड्यू टू हाई आयोनिक साइज बढ़ने की वजह से सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। अल्कली हाइड्रोक्साइड आर हीट स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। हीट जो इफेक्ट नहीं करती बट लिथियम हाइड्रोक्साइड को इफेक्ट करती है। जैसे हमने कहा कि ये सारे क्रिस्टलाइंस हैं, बट लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, उसमें पार्टिकल्स इतने अरेंजमेंट में नहीं है, दैट्स वाई वो हीट स्टेबल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेचुरेटेड जो हो उसे हम लाइम वाटर कहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट के लिए यूज होता है। अल्कली मेटल डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग पे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि अल्कली हाइड्रोक्साइड्स जो हैं ये स्टेबल होते हैं, बट अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हीट दी MgO और वाटर निकल गया Mg, ये सस्पेंशन होती है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसके अलावा ये स्टोमिक एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, बेसिक है ना इन नेचर में, तो ये इसका यूज़ है कि ट्रीट दी एसिडिटी, स्टोमिक एसिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनेट्स। अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें तो सारे मेटल कार्बोनेट्स सोल्यूबल होते हैं वाटर में, स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। सारे अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट के, जो कि वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है और साथ हीट पे डिकम्पोज भी हो जाता है। जैसे लिथियम कार्बोनेट को हीट किया तो लिथियम ऑक्साइड एंड साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होती है। अब यहाँ पे फिर आ गया इन द केस ऑफ लार्ज केटाइन K पॉजिटिव एटसेट्रा, और लार्ज केटाइन अगर हमारे पास आ जाता है, लिथियम है ना स्मॉल का, अब कार्बोनेट एनाइन तो सेम रहना है, अब फिर केटाइन का साइज जो है वो चेंज होना है। लार्ज केटाइन में क्या होगा? गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन इज लेस, रिपल्जन लेस हो जाएगी और वो डिकम्पोज नहीं होगा। मीन वही बात आ रही है ना कि यहाँ पे कार्बोनेट का साइज भी तो देखना है। अगर कार्बोनेट का साइज बड़ा है, लिथियम का साइज छोटा है, तो अब कार्बोनेट का साइज बड़ा है तो इसके लिए बड़ा साइज आएगा तो वही कंपैरेबल होगा। तो डाउन दी ग्रुप जैसे साइज बढ़ता जाएगा, यानी लिथियम के बजाय अगर पोटाशियम यूज कर ले जाए तो साइज कंपैरेबल हो जाएगा, अब वो स्टेबल हो जाएंगे, इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होंगे, रिपल्जन लेस होंगी। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट को अगर 35.2 डिग्री पे जो है टेम्परेचर दिया जाए तो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है वॉशिंग सोडे में कन्वर्ट, जैसे Na2CO3.10H2 इसका फार्मूला है, और इसके टेम्परेचर के अबव अगर हीट किया इसको तो ये मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3.H2O। ऑन स्टैंडिंग इन एयर अगर दोबारा से इसको किया जाए तो ये फिर मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है वाइट पाउडर में।
इसके अलावा अगर हम देखें कार्बोनेट्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ये भी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर हैं, डिक्रीज डाउन द ग्रुप जो है इनकी डिक्रीज होती है। सोलुबिलिटी ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर भी वही रीज़न आ जाती है साइजेस वाली केटाइन एनाइन के, और डिकम्पोज हो जाते हैं हीट पे, इंक्रीज डाउन दी ग्रुप एंड स्मॉलर दी केटाइन। ये जो है लाइन ये मेजर है, स्मॉलर दी केटाइन मोर इज द लैटिस एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग ऑक्साइड हाई स्टेबिलिटी। केटाइन का साइज छोटा है अगर जो है एनाइन के कंपैरेबल में, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर बड़ा है उसके कंपैरिजन में तो फिर स्टेबिलिटी कम होगी, लैटिस एनर्जी भी कम होगी। तो ये वही बात है। नाइट्रेट्स की अगर बात की जाए तो इनके नाइट्रेट्स भी जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के देखे जाएं, डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑक्सीजन NO2 ऑक्साइड्स जो है ये बनाते हैं। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट ये नाइट्राइड बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। और अगर सल्फेट्स की बात की जाए तो ये भी वाटर सोल्यूबल होते हैं और सोलबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे भी जो है सोलबिलिटी वो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसमें भी वो सेम रीज़न आ जाती है केटाइन और एनाइन के साइज वाली। और बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ये फिर स्लाइटली सोल्यूबल होंगे, जैसे डाउन द ग्रुप सोलबिलिटी कम हो रही है तो सिट्रॉन्शियम और बेरियम सल्फेट्स इनसोल्यूबल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिप्सम। अगर कैल्शियम सल्फेट .2H2 ये जिप्सम है, अगर उसको हीट किया जाए तो हमारे पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें चेंज आता है, पहले 2 थे तो हाफ रह जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर हम रिएक्शन को यूं करें, यहाँ पे 2 जो है वो लें मोल्स, तो यहाँ पे हमारे पास CaSO4 ट्वाइस बनेगा और वाटर का 1 मोल रह जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 की बजाय आप यहाँ पे 2 करके और CaSO4 ट्वाइस .H2O ये वाली इक्वेशन करें। तो यहाँ पे जिप्सम को जब हीट करेंगे तो ये बन जाएगा जिसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ट्वाइस .H2O। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन सेल। अगर हम इसमें देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसमें, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम में कन्वर्ट होता है, फ्यूज्ड जो है वो सोडियम में कन्वर्ट होता है और साथ क्लोरीन गैस एलिमिनेट होती है। जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई है, 801 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करके उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं 600 तक जो है आर्टिफिशली तौर पे। इसका मतलब यहाँ पे एक बात वाज़ह होती है कि इम्प्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कैथोड एनोड वही सारे हैं। अगर इसमें एनोड की बात करें तो ग्रेफाइट का होता है, उस पर क्लोरीन गैस जो है वो एलिमिनेट होती है। कैथोड देखें तो ये कॉपर या आयरन का होता है और इसकी बेनिफिट्स ये हैं कि ड्राई क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है और 99.9% प्योर सोडियम, कोई मेटालिक फोक प्रोड्यूस नहीं करता, लिक्विड सोडियम को सेपरेट किया जाता है। और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन ही होती है। ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल है, आइदर गैल्वेनिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम सेल। इससे हम प्रोड्यूस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम एक्वस सोडियम क्लोराइड जो है एब्राइन यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होती है, साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेज एलिमिनेट होती हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि स्टील का टैंक होता है और ये स्टील वेसल का, जिसमें जो एस्बेस्टोस जो है लाइनिंग होती है वो कैथोड के तौर पर एक्ट करती है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होती है। और जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का ही होता है और यहाँ पे क्लोरीन रिलीज होती है। 2 गैसेस है ना बाय प्रोडक्ट, तो कैथोड पे हाइड्रोजन होती है, एनोड पे क्लोरीन होती है। कैथोड एस्बेस्टोस लाइनिंग होती है कैथोड पे और एनोड जो है ग्रेफाइट का होता है। ऑक्सीजन इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड की हो सकती है। और सोल्यूशन जो कैथोड कंपार्टमेंट में, ये मैंने कहा ना कैथोड होता है एस्बेस्टोस लाइनिंग का, बेसिकली प्रेटस ये होता है कि ये हमारे पास एक सेल होता है, ऊपर यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एस्बेस्टोस लाइनिंग है, तो यहाँ से सोल्यूशन जो है इस बीकर में यानी कैच बेसिन इसको कहते हैं, इसमें यहाँ पे फॉल करता है। तो जो कहते हैं कैथोड कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन होता है उसमें 11% NaOH और 16% NaCl होता है। लेकिन जब सोल्यूशन को इवेपोरेट किया जाता है, NaCl क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, तो जब अब जो लिक्विड होती है उस लिक्विड में 50% NaOH और 1% NaCl रह जाता है। मतलब इतने % रिएक्टेंट होता है। ये बहुत कम इम्प्योरिटी होती है, कमर्शियल पर्पस पे जो है इसको जो है इग्नोर कर दिया जाता है, यही माना जाता है कि ये प्योर है।
आगे रोल ऑफ जिप्सम, जैसे हमने देखा फार्मूला CaSO4.2H2O, इसका एग्रीकल्चर में रोल है, सोर्स है कैल्शियम का, सल्फर का सोर्स है। कैल्शियम इज यूज्ड फॉर लीच्ड सॉइल के लिए यूज होता है। सल्फर हैज बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन प्लांट ग्रोथ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन, इन्फ्लुएंस ऑन क्लोरोफिल डेवलपमेंट एंड प्लांट्स लैकिंग सल्फर आर पेल ग्रीन, जिनमें सल्फर की कमी हो वो पेल ग्रीन होते हैं। और सल्फर का जो एक और यूज है कि रूट सिस्टम को इनलार्ज करता है, इनलार्जमेंट इन रूट सिस्टम। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो हमने पहले जो पढ़ा था सल्फर का जिप्सम का रिएक्शन, उसको हमने 100 डिग्री पे हीट किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। लेकिन अगर हम उसी जिप्सम को स्ट्रॉन्ग हीट करें तो डेड बर्न्ड जिप्सम फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम कुछ जो है पढ़ते हैं टर्म्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये पेस्ट है वाटर की, जो कि 10 to 15 मिनट्स में ड्राइड होती है। 1% इसमें एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से इसको फिलिंग करने के लिए सर्जरी में, कास्ट स्टेचूज वगैरह में जो है फॉर्मेशन में यूज करते हैं। सीमेंट प्लास्टर होता है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में ग्लू या फिर ऑयल ऐड कर दिया जाए ताकि उसका सेटिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए। सेटिंग मतलब उसकी हार्डनिंग, उसका ठहराव। यू कैन इसका जो सेटिंग टर्म होती है ना, इसको इस मायनों में लिया जाता है, ठहराव, उसका हार्डनिंग, उसकी एटसेट्रा। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में ग्लू ऐड कर दिया जाए तो उसका सेटिंग टाइम जो है वो इन्हांस करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं ताकि हार्ड हो जाए। हार्ड फिनिश्ड प्लास्टर वही जो मुश्किल से यानी हार्डनिंग हो, तो इसमें हम कहते हैं कि कैल्शियम सल्फेट में एलुम बोरेक्स ऐड करें तो ये बहुत स्लोली इसकी हार्डनिंग हो जाती है, सेट्स वेरी स्लोली। मिक्सड विद वुड पल्प टू फॉर्म बोर्ड्स, ये स्लोली सेट होता है लेकिन होता ठीक है। वही कि स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस, तो ये स्लोली होता है बट होता बेस्ट है। मिक्सड विद वुड पल्प टू फॉर्म बोर्ड्स, फिलर इन पेपर इंडस्ट्री, इसको मिक्स किया जाए वुड पल्प के साथ तो बोर्ड्स पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा 2% जिप्सम जो होता है वो सीमेंट में अगर यूज़ करें तो ये सेटिंग टाइम को इन्हांस करता है। इसके अलावा लाइम जो है इसका अगर हम एग्रीकल्चर में रोल देखें, लाइम CaO क्विक लाइम, ये वाइट सॉफ्ट पाउडर होता है। ठीक, न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल है, अगर हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं अब तो एसिडिक सॉइल को हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इंक्रीज रेडिली सोल्यूबल फास्फोरस, जो फास्फोरस है खाद्य वगैरह पौधों में है, जो अगर उनको अगर हम ऐड करते हैं सॉइल में तो वो उनकी अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए इंक्रीज करता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर स्प्रे, ये फंजीसाइड्स होती है, फंजीसाइड के तौर पे यूज़ होती है। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो स्लेक लाइम फॉर्मेशन होती है और इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ में कैल्शियम जो होती है ये प्लांट की डेवलपमेंट में और लीव डेवलपमेंट में यूज़ होती है, लीव्स एंड बार्क्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके अलावा स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर्स एंड रूट सिस्टम। इसके अलावा कैल्शियम फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस नाइट्रेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है उनको भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है नाइट्रेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो पॉइजन केमिकल एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पेपर, सीमेंट और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होगा। इसके अलावा अगर सिलिक SiO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए हाई टेम्परेचर पे तो हमारे पास जो है CSiO3 कैल्शियम सिलिकेट फॉर्मेशन होती है, ये ग्लास और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। नेक्स्ट है लाइम मोर्टार इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्लेग लाइम प्लस सैंड, अगर सैंड के साथ रिएक्शन कराया जाए लाइम मोर्टार फॉर्मेशन हो जाएगी। रिफाइनिंग ऑफ शुगर फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ लाइम वाइट वाश, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर इसी को जो है फर्दर रिएक्शन कराया जाए वाटर के साथ कैल्शियम कार्बाइड का तो एसिटाइलिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एसिटाइलिन पहले जो है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ की जाती थी बट ये अब इस पे बैन कर दिया गया, ये पॉइजनस है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए भी यूज़ होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये किसी भी रिएजेंट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं, दोनों को अगर कलेक्टिवली यूज़ करें। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसको सोडा लाइम कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है। इसके बाद फर्दर आपको इससे एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इनफ है, इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने व्यूज़, अपनी जो भी हैं, आप अपनी राय, अपनी सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हैं। आई विल कंसिडर देम पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।